हे कॉलेस्टेंस, आज हम BEGAE 182 के फर्स्ट ब्लॉक का था यूनिट कवर करेंगे जिसका टाइटल है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हम इसका पार्ट 4 देखेंगे, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो कितने तरीके के बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में एंड वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं एक कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन तो हर लोग करते हैं, हर इंसान करता है, बट सारे कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाते। कुछ कम्युनिकेशन अनसक्सेसफुल रह जाता है या फिर वो इंटेंड नहीं हो पाते बैरियर्स के कारण, वो अपने रिसीवर तक पहुंच नहीं पाते बैरियर्स के कारण। तो ये बैरियर्स आखिर वर्क कैसे करती है, कितने तरीके के होते हैं। तो 3 तरीके से बैरियर को क्लासीफाई किया गया है: सिमेंटिक एंड लिंग्विस्टिक बैरियर, सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर एंड क्रॉस कल्चरल बैरियर्स। तो क्रॉस कल्चरल बैरियर्स के बारे में हमने पहले 2 वीडियोस में 2 चैप्टर्स में पढ़ा था कि बहुत सारे कल्चर वेरिएशंस होते हैं, आप जिसमें आपका जेस्चर हो गया, सिंबल हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया एंड आपका ज्योग्राफिकल रीजन हो गया, जहाँ का कल्चर डिफरेंट होता है आपके दूसरे कल्चर से, जिसके कारण से बैरियर क्रिएट होता है। तो उसके बारे में हमने कवर कर लिया था। इस चैप्टर में हम सिर्फ सिमेंटिक एंड लिंग्विस्टिक बैरियर एंड सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिमेंटिक एंड लिंग्विस्टिक बैरियर। ये जो सिमेंटिक एंड लिंग्विस्टिक बैरियर है, ये एक्चुअली वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है। आपका जो भी वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें वर्ड्स होते हैं, वो कैप्स होती है, सेंटेंसेस होते हैं, मीनिंग्स होती है, इसमें सिमेंटिक एंड लिंग्विस्टिक बैरियर क्रिएट होता है। ओके, तो सबसे पहला है इसका एम्बिग्विटी इन एक्सप्रेशन। अब देखो एम्बिग्विटी क्या है। बहुत सारे लैंग्वेजेस में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका साउंड एक जैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल कैन और कैन। कैन मतलब जार, स्टील का जार या फिर मेटल का, कोई भी मेटल का जार, छोटा सा बर्तन बोल सकते हैं। एंड कैन मतलब सकना, जो कि आप कर सकते हो। ठीक है, हम बोलते हैं ना यू कैन डू इट, तुम ये चीज़ कर सकते हो। तो उसको एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड एज अ मेन वर्ब यूज़ किया जाता है। बट और भी ऐसे बहुत सारे आपके होमोफोन्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स जिसका कि साउंड एक जैसा होता है बट मतलब अलग अलग होता है। जैसे कि CSEE समंदर एंड SEA, सॉरी SEE मतलब देखना एंड SEA मतलब समंदर। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, कभी कभार जब आप इसको एक्सप्रेस करने का यूज़ करते हो किसी सेंटेंसेस में, किसी कम्युनिकेशन में, तो ये एक एम्बिग्विटी क्रिएट करता है जिसके कारण से एक बैरियर क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, दे कैन फिश हियर, वो यहाँ पे फिशिंग कर सकते हैं। इसको 2 तरीके से लोग ले सकते हैं, कोई भी अगर इसे समझना चाहे तो। पहला है दे आर परमिटेड टू फिश हियर, वो यहाँ पे उनको परमिशन है फिशिंग करने का। एंड दूसरा दे पुट फिश इनटू कैन हियर, वो यहाँ पे फिश को कैन में रख सकते हैं मार्केटिंग पर्पस के लिए, सेलिंग पर्पस के लिए। तो यहाँ पे एक सेंटेंसेस का 2 मतलब बन गया। ठीक है, एंड जो वर्ड है कैन, इसी कैन से रिलेटेड, एक कैन को हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह देखा एंड दूसरे कैन को हमने मेन वर्ब की तरह देखा। तो 2 सेंटेंसेस हमारे पास निकल गए। तो ये जो एम्बिग्विटी है एक्सप्रेशन में, ये कई बार बैरियर्स क्रिएट करती है। तो जो सामने वाला बंदा है, जो रिसीवर है, उसको अच्छे से ध्यान से चीज़ें समझनी होती होगी, तभी वो कम्युनिकेशन सही से समझ पाएगा। वरना जो फिशरमैन होगा वो वहाँ पे फिशिंग करने आएगा, अगर वो सेंटेंसेस को कोई इस तरीके से ले कि हम यहाँ पे कैनिंग कर सकते हैं, फिश को कैन में रख सकते हैं, तो वो थोड़ा कन्फ्यूज आएगा कि मैं तो फिशिंग करने आया हूँ, मैं फिश को कैन में कैसे रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें होती है। अगर हम यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल है, जो कि एक वेल नोन जोक है एक फार्मर के बारे में। वो फार्मर, उसका जो हार्वेस्ट जो है टोमेटोज़ का बहुत ज़्यादा, उसके पास फसलें हुई है टोमेटोज़ की बहुत ज़्यादा। एंड उसने 2 सेंटेंसेस बोले। पहला, वी ईट और सेल वॉट वी कैन, हम खा सकते हैं एंड बेच सकते हैं जो भी हमारे पास है, मतलब वो टोमेटोज़ के बारे में बात कर रहा है। एंड दूसरा सेंटेंसेस है वॉट वी कांट वी कैन, और जो चीज़ हम नहीं कर सकते या फिर जो चीज़ हम नहीं खा सकते, बेच सकते, उसे हम कैन कर सकते हैं। इट मीन्स हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। टोमेटोज़ का तो टोमेटो सॉस बनता है, आप सब जानते होंगे, टोमेटो पैकल बनते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो उसको कैन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं। अगर कोई नॉर्मल इंसान ये सारे सेंटेंसेस को पढ़े तो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाए। जब मैं भी समझ रहा था तो मैं भी थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था, लेकिन जो चीज़ें हैं वो वही हैं। ठीक है, कैन का यहाँ पे 2 तरीके से यूज़ किया गया है और ये चीज़ें बाद में एक बैरियर क्रिएट करती है। समझने वाले समझते हैं, बट कई बार क्या होता है, चीज़ें हम नहीं समझ पाते, हमारे सामने आंसर होता है, हम चीज़ें नहीं समझ पाते, तो इस तरीके का बैरियर एक क्रिएट हो जाता है। अब देखो एक और तरीके से एम्बिग्यूटी कैसे क्रिएट होता है, जब आप केयरलेसली यूज़ करते हो प्रोनाउंस को अपने सेंटेंसेस में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, अगर हम इसे देखिए, अ कारपेंटर वाज इंस्ट्रक्टिंग हिज ओवरवर्क्ड एंड underpaid helper, I'll hold the nail in place. When I nod my head, hit it hard with hammer. What did the helper hit? एक कारपेंटर ने अपने बहुत ज़्यादा, जो थके होते हैं ना, ओवरवर्क, बहुत ज़्यादा काम कर लिया, वो थक गया एंड अंडरपेड, जिसको सही से सैलरी नहीं मिल रही। ठीक है, उस वर्कर को, उस हेल्पर को वो बोला कि मैं नेल को प्लेस में जब तक रखूँगा, ठीक है, जब कांटी को, मैं कीले को प्लेस में रखूँगा एंड जब मैं अपना सर हिलाऊंगा, तुम ज़ोर से हैमर से मारना, हथौड़े से मारना।
तो भाई वो जो वर्कर है, जो हेल्पर है, वो पहले से इतना ज़्यादा थका हुआ है, थोड़ा सा गुस्सा भी होगा क्योंकि वो अंडर पेड है, उसको सही से सैलरी नहीं मिल रही। एंड सोचो वो उस जगह पे क्या करेगा, वो उस इंसान के सर पे ही मार सकता है थोड़ा, उस कील के जगह मारने के। तो चीज़ें बदल जाती है जब आप सही तरीके से प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते, तो आपका जो सेंटेंस होता है वो डिफरेंट मीनिंग देने लगता है। ठीक है, अगर कोई उसे डिफरेंट तरीके से समझे तो इस तरीके से एम्बिग्यूटी क्रिएट होता है। नाउ अब देखते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या है, जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब डिफरेंट होता है, बट जो साउंड्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका सी साइट साइट, आई वेट वेट, चेक चेक, वीक वीक, लूज लूज, तो ये सारे जो वर्ड्स है ये होमोफोन्स है, जिसका जो साउंड है वो एक जैसा है बट जिसके मतलब अलग अलग है। एंड हम डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं एज पर अवर डिमांड। ओके, तो कई बार क्या होता है जब हम इस ऐसे वर्ड्स को, होमोफोन्स को अपने कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, तो जो प्रोफिशिएंट जो लिसनर होता है या फिर जो रिसीवर होता है वो अच्छे से उस मीनिंग को समझ लेता है कंटेक्स्ट के हिसाब से। बट जो नॉन प्रोफिशिएंट होते हैं या फिर जिनका दिमाग नहीं लग रहा कम्युनिकेशन में, जो थोड़ा इधर उधर सोच रहे हैं, है ना, कम्युनिकेशन को सही से समझ नहीं पा रहे, तो वो क्या होता है कई बार वर्ड्स का डिफरेंट मीनिंग निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आपका बैरियर क्रिएट होता है, आप जो समझाना चाह रहे हैं सामने वाले को वो अच्छे से समझ नहीं पाता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे दो सेंटेंसेस देखें, इट्स अ नॉट ही प्रॉब्लम, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो छोटी सी दिक्कत है, कोई ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है। एंड जो सेकेंड सेंटेंसेस है, इट्स अ नॉट ही प्रॉब्लम, अरे यार ये बहुत परेशान करने वाला प्रॉब्लम है। हाँ, तो देखो कैसे आप जो सेंटेंस बोल रहे हो उसका साउंड सिमिलर है बट जो मतलब है वो बहुत अलग अलग है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल लूँ, अब ध्यान से सुनिएगा उस एग्जांपल को, काइंडली चेक दिस मनी एंड ड्रॉप इट इनटू बैंक। एंड दूसरा सेंटेंस है काइंडली चेक दिस मनी एंड ड्रॉप इट इनटू बैंक। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट में यूज़ किया CHEQU ये वाला चेक, एंड दूसरे में मैंने यूज़ किया CHECK। पहला सेंटेंसेस का मतलब था कि अपने मनी को, जितने तुम्हारे पास मनी है आप उसको चेक में मेंशन करो एंड उसको बैंक में जमा कर देना, डिपॉजिट कर देना। एंड मैंने दूसरे में यूज़ किया कि आपके पास जितना मनी है उसको चेक कर लो, एक बार देख लो कितना है, एंड फिर उसको बैंक में डिपॉजिट कर लेना। तो चीज़ें कितनी बदल गई, सेंटेंसेस सिमिलर थे, साउंड भी सिमिलर था बट मतलब अलग था। तो जो प्रोफिशिएंट होगा, जो समझदार होगा, जो लिसनर अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा होगा, समझ रहा होगा, वो सेंटेंसेस का सही मतलब निकाल लेगा। बट जो नॉन प्रोफिशिएंट है, जो सही से समझ नहीं पा रहे, उस मतलब को डिफरेंट तरीके से भी निकाल सकते। तो जो होमोफोन्स का यही क्रिएट होता है ना, वो बैरियर्स क्रिएट कर देता है आपके कम्युनिकेशन में। ओके नाउ, तो हमारा जो नेक्स्ट बैरियर है सिमेंटिक एंड लिंग्विस्टिक बैरियर का, वो है कंटेक्चुअल मीनिंग एंड स्पीच एक्ट्स। बहुत बार हम अगर कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसका मतलब बहुत अलग अलग होता है, वो मीनिंग डिफरेंट मीनिंग में निकलता है। बट हम अपने सराउंडिंग के हिसाब से, अपने कंटेक्स्ट के हिसाब से उस सेंटेंस को बोलते हैं। सामने वाला इंसान, जो सामने वाला बंदा है, लिसनर है, वो उसको अगर अपने कंटेक्स्ट के हिसाब से, सराउंडिंग से हिसाब से समझे तो वो मतलब का, उस सेंटेंसेस का सही मतलब समझ सकता है। जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इंटेंशन के हिसाब से एंड सराउंडिंग्स के हिसाब से, कंटेक्स्ट के हिसाब से अपने मतलब निकाले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, जैसे कि आपका है राम द डोर इज ओपन, राम दरवाज़ा खुला है। अगर वो बंदा किसी ऑफिस में, ठीक है, कहीं बिजनेस मीटिंग में है, किसी ऑफिस में है, वो लेट आ गया, तो हो सकता है बॉस थोड़ा गुस्सा होगा एंड वो बोलेगा राम द डोर इज़ ओपन, एंड वो उस तरीके से समझ सकता है कि भाई दरवाज़ा खुला है, तुम जा सकते हो यहाँ से, ठीक है, यू कैन लीव। बट अगर वो एज अ इंटरव्यू के हिसाब से देखे, अगर वो कम इन बोले एंड उसको कोई बोले राम द डोर इज ओपन, तो वो अंदर भी आ सकता है ना, राम कम इन। तो जो सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है बट डिफरेंट स्टेटमेंट, डिफरेंट सराउंडिंग, डिफरेंट कंटेक्स्ट के हिसाब से वो सेंटेंस का मतलब डिफर हो जाता है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है हम इसके डिफरेंट मीनिंग देखेंगे। ओके, सबसे पहले एज ए इन्विटेशन, इन्विटेशन के हिसाब से वो कैसे लेगा सेंटेंस को, राम कम इन, वो इन्विटेशन समझ रहा है, राम दरवाज़ा खुला है अंदर आ जाओ। दूसरा एज अ कमांड, राम दरवाज़ा खुला है बंद कर दो। कई बार होता है ना घर में मम्मी थोड़े गुस्से में बोलती है बेटा फ्रिज खुला है, एंड हम लोग सोचते हैं अच्छा ना माँ, ठीक है बंद कर देता हूँ। होता है ना, हमें समझ में आ जाता है कि भाई करना क्या है। तो कई बार ऐसा होता है। तीसरा क्या है, एज अ वार्निंग, राम बी केयरफुल, दरवाज़ा खुला है, शायद हवा से तुम्हें चोट लग सकती है, हवा आएगी दरवाज़ा टकराएगी तुम्हें चोट लग जाएगी। तो कई बार हम वार्निंग देने के लिए भी बोलते हैं ना, जैसे कि फर्श पे कई बार मम्मी भी बोलते हैं ना बेटा फर्श पे पानी गिरा है, तो उसका मतलब में समझ में आ जाता है कि भाई केयरफुल होना है, अच्छे से चलना, वरना फिसल जाएंगे तो हाथ पैर कुछ भी टूट सकता है ना। तो सेंटेंसेस का मतलब, खैर वो बता मेरी कि फर्श पे पानी गिरा है, इसका मतलब कुछ और भी ले सकता है कि पानी वेस्ट हो गया फर्श पे,
ठीक है। तो जो सेंटेंसेस है वो स्टेटमेंट जो अपने सराउंडिंग के हिसाब से, कंटेक्स्ट के हिसाब से मतलब डिफर कर लेते हैं। ठीक है। चौथा क्या है, एज ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, राम वी आर ओपन फॉर डिस्कशन, राम दरवाज़ा खुला है एज ए इंटेंट के जैसा वो ये ले सकता है कि राम हम डिस्कशन के लिए ओके हैं, हम डिस्कशन कर सकते एज अ डिसिमल, राम तुम जा सकते हो, दरवाज़ा खुला है। कई बार अपने दोस्त लोग को या फिर मूवीज़ में भी देखते होंगे ना, भाई दरवाज़ा खुला है, थोड़ा बहस हो गया, भाई दरवाज़ा खुला है, चल निकल जा। तो ऐसा होता है। ठीक है। या फिर एक्सक्लेमेशन ऑफ सरप्राइज, ओ माय गॉड समवन हैज ब्रोकन इनटू द हाउस, किसी ने घर तोड़ के अंदर घुस गया है, कोई घर तोड़ करके चोरी से अंदर घुस गया है। ठीक है। ये भी हो सकता है, एज अ वार्निंग भी हो सकता है, राम डोंट डू एनी मिस्चीवियस थिंग, तुम ऐसा कोई भी मिस्चीवियस थिंग मत करना, दरवाज़ा खुला है, कोई भी तुम्हें देख सकता है। तो एक सेंटेंस है एंड डिफरेंट सराउंडिंग, डिफरेंट कंटेक्स्ट के हिसाब से इसके डिफरेंट मीनिंग निकल गए। तो इस तरीके से ये एक बैरियर क्रिएट कर देता है। कई बार हमारे स्पीच एक्ट्स में, स्पीच एक्ट्स वैसे एक्ट्स होते हैं जिसमें हम कुछ भी बोलते हैं, जैसे हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, इन्विटेशन दे रहे हैं, या फिर बहुत कुछ हम जब भी कोई चीज़ बोलने के लिए यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो हम उसे एज ए स्पीच एक्ट्स लेते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं आपके कंटेक्चुअल मीनिंग एंड स्पीच एक्ट्स में। अब देखते हैं स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। नाउ स्ट्रेस क्या बैरियर क्रिएट करता है? कई बार जब हम सेंटेंस बोलते हैं ना, तो किसी एक पार्टिकुलर सेंटेंस पे हमको ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, जो कि मतलब ही पूरा चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, कुछ चार सेंटेंसेस है, जैसे कि दे स्टोल द फ्रूट फ्रॉम द गार्डन। यहाँ पे हमने स्टोल पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया, मतलब उसने चोरी की। सब चीज़ को हटाओ भाई, सबसे पहले उसने चोरी की, उसने यहाँ गलती की। अगर दूसरा सेंटेंसेस देखिए, दे स्टोल द फ्रूट फ्रॉम द गार्डन, उसने ये फल चुराया, ये फल, ये पार्टिकुलर फल उसने चुराया। ठीक है। तीसरा सेंटेंसेस देखिए, दे स्टोल द फ्रूट फ्रॉम द गार्डन, उसने चोरी की इस गार्डन से। ठीक है ना, यहाँ पे हम गार्डन पे स्ट्रेस दे रहे हैं, मतलब उसने चोरी की इस गार्डन से, हम किसी एक पार्टिकुलर गार्डन को इंडिकेट कर रहे हैं। एंड चौथा सेंटेंस है, दे स्टोल द फ्रूट फ्रॉम द गार्डन, उसने चोरी की गार्डन से फ्रूट्स, मतलब उस लोगों ने चोरी की गार्डन से फ्रूट। तो यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स पे स्ट्रेस देने से कैसे जो सेंटेंस है उसका मतलब डिफर हो जाता है। यही कारण है कि स्ट्रेस वर्ड, किसी पार्टिकुलर वर्ड पे या सिलेबल पे एक स्ट्रेस डालने से वो पूरा सेंटेंस का मतलब चेंज कर देता है, एंड ये एक बैरियर क्रिएट करता है कम्युनिकेशन में। अब इंटोनेशन क्या है? एक्चुअली इंटोनेशन कब क्रिएट होता है? जब हम कोई सेंटेंसेस बोलते हैं, एंड सेंटेंसेस को बोलते हुए जब हमारा वॉइस है, जो टोन है, जो ट्यून है, उसमें जब उतार चढ़ाव होता है, राइजिंग एंड फॉलिंग होता है, तब वो एक इंटोनेशन क्रिएट करता है, एंड वो एक बैरियर भी क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये चीज़ बोलें, ही इज़ क्वाइट गुड, ठीक है, हम ये सेंटेंस बोले, तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है वो थोड़ा सा फॉल हो रहा है, उसका जो ट्यून है वो कम हो रहा है, ही इज़ क्वाइट गुड। हम यहाँ पे सेंटेंस को धीरे करके रोक रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है, सामने वाला बंदा ये सोच रहा है, अच्छा ये सामने और कुछ बोलना चाह रहा था बट ये यहीं पे रुक गया, है ना। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैम, मैं इतना बोल करके अगर रुक जाऊंगा, अगर मैं अपनी टीचर को बोलूँगा मैम वो बच्चा मेरा पेंसिल, मैं इतना बोल के रुक गया, तो मैम बोलेंगे अच्छा ये कुछ और बोलना वाला था बट ये रुक गया, कुछ तो दिक्कत है। यहाँ पे मैंने जो अपना ट्यून है, जो अपना टोन है, उसको स्मॉल कर दिया लास्ट सेंटेंसेस को ले जाते जाते। लेकिन जब मैं ये बोलूँ मैम वो बच्चा मेरा पेंसिल चोरी किया, जब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस को एक राइजिंग ट्यून के साथ बोलो, जहाँ पे मेरा जो लास्ट वर्ड है एक राइजिंग ट्यून के साथ एंड हो, तो मैम बोलेगी ना अच्छा ये एक परफेक्ट सेंटेंसेस है, ये एक परफेक्ट सेंटेंस हुआ जहाँ पे मैंने अपना मतलब क्लियर किया, जो अपना स्टेटमेंट है उसको परफेक्टली बोला, एंड मैम बोलेंगे अच्छा रुक मैं उसको पनिशमेंट देती हूँ। तो जो चीज़ें हैं यहाँ पे डिफर हो जाती है। आप किस तरीके से जो इंटोनेशन का यूज़ करो, उतार चढ़ाव का यूज़ करो अपने सेंटेंसेज में, अपने वर्ड्स में, वो आपका मतलब डिफर कर देती है। कई बार जब आप कोई फॉलिंग इंटोनेशन का यूज़ करते हैं, जब आप कोई स्टेटमेंट बोलते हो, हम जाते जाते आप जब स्टेटमेंट बोलते बोलते लास्ट का वर्ड आते आते जब आप अपनी टोन को कम करने लगते हो, तो कई बार ऐसा क्रिएट होता है कि आप आगे और कुछ बोलना चाह रहे थे बट आप वहीं पे रुक गया, एंड ये एक बैड इफेक्ट क्रिएट करता है सामने वाले लिसनर पे। वो सोच रहा होगा कि अच्छा ये कुछ और बोलने वाला था बट यहाँ पे रुक गया, ये बताना नहीं चाह रहा। ओके, तो इस तरीके से इंटोनेशन क्रिएट होता है, एंड ये एक बैरियर क्रिएट करता है आपके कम्युनिकेशन में। ओके, नाउ वर्ड शिफ्ट। अब ये वर्ड शिफ्ट क्या है? आप बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे जहाँ पे आप किसी वर्ड को समझाने के लिए दूसरी जगह शिफ्ट कर देते होंगे, बट ये जो वर्ड शिफ्ट है ये एक बैरियर क्रिएट करता है। कैसे? यहाँ पे देखते हैं हम कुछ सेंटेंस जहाँ पे वर्ड को शिफ्ट करके डिफरेंट मीनिंग क्रिएट किया गया है। पहला सेंटेंस क्या है? दे रैंग अप द पेरेंट कंसर्न।
उन्होंने पेरेंट की दिक्कत पे बात की, जो पेरेंट्स थे उनकी जो इश्यूज थी उस पर बात की। एंड दूसरा सेंटेंस क्या, दे रैंग अप द कंसर्न्ड पेरेंट, उन्होंने जो प्रॉब्लम में फंसे पेरेंट्स थे उनसे बात की। तो यहाँ पे सेंटेंस वही है बट जो वर्ड है यहाँ पे कंसर्न को हमने पेरेंट्स के बाद यूज़ किया था, यहाँ पे हमने पेरेंट्स के पहले कंसर्न को यूज़ किया एंड जो सेंटेंस का मतलब है वो टोटली चेंज हो गया। उसी तरीके से दूसरा सेंटेंस क्या है, इट स्नोज हियर ओनली इन विंटर, ये यहाँ पे सिर्फ विंटर में स्नो होता है और कभी नहीं होता, समर ऑटम स्प्रिंग कभी नहीं होता, सिर्फ विंटर में होता है। एंड दूसरा क्या, इट ओनली स्नोज हियर इन विंटर, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ स्नोफॉल ही होता है विंटर में। तो कैसे जो वर्ड है शिफ्ट होने से पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है। वैसे ही और भी सेंटेंसेस एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि दे वांट द रिपोर्ट ओनली ऑन बॉन्ड पेपर, वो रिपोर्ट सिर्फ बॉन्ड पेपर में ही चाहते हैं। एंड दूसरा ओनली दे वांट द रिपोर्ट ऑन बॉन्ड पेपर, सिर्फ वही रिपोर्ट बॉन्ड पेपर में चाहते हैं। कितना चेंज हो गया, सेंटेंस का मतलब कितना चेंज हो गया। तीसरा क्या, दे वांट ओनली द रिपोर्ट ऑन बॉन्ड पेपर, और वो सिर्फ रिपोर्ट को बॉन्ड पेपर पे चाहते हैं। तो किस तरीके से वर्ड शिफ्ट होने से जो सेंटेंस का मतलब है वो बदल जाता है एंड आप जो एक्चुअल कम्युनिकेट करना चाह रहे हो वो ना करके आप कुछ और ही मीनिंग वाला कम्युनिकेशन कर लेते हो, जिससे कि जो सामने वाला रिसीवर है, जो लिसनर है, उस पर दूसरा इफेक्ट पड़ता है, बैड इफेक्ट बोला जाए पड़ता है एंड वो समझता कुछ और है, आपका कम्युनिकेशन अनसक्सेसफुल हो जाता है वहाँ पे। ओके ना, अब देखते हैं स्टाइल। स्टाइल क्या है, आप किस तरीके से बात कर रहे हो। कई बार हम बोलते हैं ना, कई बार आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ किसी पार्टी में गए, किसी फंक्शन में गए एंड वहाँ पे आप थोड़ा सा अपने घर टाइप के लैंग्वेज बोलो, ओ ड्यूड क्या कर रहे हो, इस टाइप का अगर बोलोगे तो आपके पेरेंट्स शायद आपको समय टोके एंड बोले बेटा प्लीज़ अपना टोन सुधारो, अपना स्टाइल सुधारो, ये क्या बकवास कर रहे हो, ठीक है, फॉर्मल स्टाइल में बोलो। तो यहाँ पे क्या होता है, आप किस स्टाइल में बात कर रहे हो। दो तरीके का स्टाइल मेनली हम देखते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जब आप बिजनेस में होते हो, जब आप स्कूल में होते हो, जब आप कॉलेज में होते हो, जब आप किसी वर्किंग प्लेस पे होते हो, तो आपका स्टाइल बिल्कुल अलग होता है। आपको अगर किसी से परमिशन लेना है तो आप बोलते हो ना, मे आई कम इन प्लीज, मे आई गो आउट प्लीज, मे कैन डू दिस वर्क, है ना। तो आप अपने सेंटेंसेस को फॉर्मल स्टाइल में बोलते हो। बट जब आप घर में होते हो, नॉर्मली अपने भाई बहन से, मम्मी पापा से, जो भी आपके घर में रहते हैं, फैमिली से आप आराम से बात करते हैं, यार प्लीज़ पानी ला दे, यार प्लीज़ ये कर दे, यार प्लीज़ वो कर दे। तो जो सेंटेंसेस है, जो स्टाइल है वो बदल जाता है। तो इसी तरीके से ये जो स्टाइल है ये कॉमिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं जब आप एक फॉर्मल स्टाइल को एक अनफॉर्मल इनफॉर्मल प्लेस में बोलोगे। जब आप किसी फॉर्मल स्टाइल को, जैसे आपका बिजनेस स्टाइल हो गया, स्कूलिंग स्टाइल हो गया, कॉलेज स्टाइल को जब आप किसी इनफॉर्मल प्लेस में बोलेंगे, जैसे पार्टी फंक्शन, घर में जब आप इस तरीके का जो स्टाइल फॉलो करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा कॉमिक इफेक्ट दे, है ना। आपके सराउंडिंग वाले थोड़ा सा आप पे मजाक भी उड़ाए, हंसे भी। एंड उल्टा भी हो सकता है, आप अगर इनफॉर्मल स्टाइल को किसी फॉर्मल प्लेस में यूज़ करोगे तो हो सकता है आपका बॉस आपको निकाल भी दे जॉब से। ओके, तो ये जो स्टाइल है ना, ये कम्युनिकेशन बैरियर की तरह एक्ट करता है अगर आप सही स्टाइल यूज़ नहीं कर रहे सही जगह पे। तो अगर आप लीगल स्टेटमेंट को देखो तो वहाँ पे एक बहुत ही फॉर्मल एंड वहाँ पे बहुत ही बोला जाए सटीक, एक विथ क्लियर मीनिंग स्टाइल यूज़ किया जाता है कोई भी स्टेटमेंट को, कोई भी सेंटेंसेस को बोलने के लिए। आप वहाँ पे, जैसे कि मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, तो मैं अपने इनफॉर्मल स्टाइल में समझा रहा हूँ, मैं आपको जितने अच्छे से समझ में आ जाए मैं उस तरीके से समझा रहा हूँ। लेकिन जो बुक में लिखा हुआ है वो एक फॉर्मल स्टाइल में लिखा हुआ है, वो एक प्रीसी एक्यूरेट स्टाइल में लिखा हुआ है। वहाँ पे और कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं। तो ये डिफरेंस होता है आपके स्टाइल में। कम्युनिकेशन तो दोनों कर रहे हैं ना, बुक भी आपको समझाने के लिए है एंड मैं भी आपको समझा ही रहा हूँ, कम्युनिकेशन दोनों कर रहे हैं, बट स्टाइल अलग है। मेरा इनफॉर्मल है, बुक का फॉर्मल है। ओके, तो ऐसे ही जो फॉर्मल स्टाइल होता है वो बहुत ही क्लियर होता है, प्रीसी होता है, उसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं होता, ज़्यादा वो वर्ड्स नहीं लेता अपने अंदर। लेकिन जो इनफॉर्मल स्टाइल होता है उसमें आप अच्छे तरीके से समझाने के लिए आप बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ करते हो, बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज़ करते हो, बहुत सारे स्ट्रेस, इंटोनेशन, डिफरेंट होमोफोन्स, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हो। ओके, तो अगर यहाँ पे हम सेंटेंस को देखें, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, आई डिड नॉट बोरो ₹50,000 फ्रॉम मिस्टर राव ऑन June 6 कुड बी मेड प्रीसी एज फॉलो, आई डिड नॉट बोरो ₹50,000 और एनी अदर अमाउंट फ्रॉम मिस्टर राव ऑन June 6 और ऑन एनी अदर डे। ओके, तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस जो दिए गए ये एक फॉर्मल सेंटेंसेस दिए गए, और यहाँ पे कहने का मतलब सब सिर्फ इतना है कि आप जब एक फॉर्मल सेंटेंस बोलते हो तो आप उसी सेंटेंस में
पूरा यूज़ कर लेते हो ताकि आपको और कुछ वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है, आई डिड नॉट बोरो ₹50,000 और एनी अदर अमाउंट फ्रॉम मिस्टर राव ऑन जून 6 और एनी अदर डे। यहाँ पे जो भी ये चीज़ बोला है, ये सेंटेंसेस को बोला है, वो पूरा अपने तरीके से बोल दिया कि भाई मैंने कोई भी पैसा नहीं लिया मिस्टर राव से 6 जून को, तो क्या मैंने कभी भी उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया। अब यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अराइज होने के लिए बचता ही नहीं है उसके लिए, तो उसने एक अच्छा फॉर्मल स्टाइल में अपनी पूरी बात कह दी। ओके, तो फॉर्मल स्टाइल का मतलब यही होता है, वो पूरा प्रिसी होता है एंड क्लियर मीनिंग के साथ होता है। एंड अगर हम यही फॉर्मल स्टाइल को अपने इनफॉर्मल प्लेसेस, जैसे कि अपना घर हो गया, अपने फ्रेंड सर्कल हो गए, हम इस जगह में यूज़ करना चालू कर दें, तो हो सकता है जो हमारा इफेक्ट है वो थोड़ा सा कॉमिक हो जाएगा, वो थोड़ा सा हंसी जैसा हो जाएगा। ओके, नाउ अब देखते हैं जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, वो एक ही स्टाइल को डिफरेंट डिफरेंट जगह में कैसे बोलता है, या फिर एक ही सेंटेंसेस को हम डिफरेंट डिफरेंट जगह में कैसे सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। आई फील योर पेन बाय अ पॉलिटिशियन, I hear what you're saying by a call center staff and I see what you mean by a businessman। कहने का मतलब तीनों का इम्पैथी है, तीनों समझ रहे हैं आपकी बात को, बट तीनों 3 सेंटेंसेस में कह रहे। एक पॉलिटिशियन जब कहता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारा दर्द समझ रहा हूँ, यहाँ पे कहने का मतलब भी वही है। एक कॉल सेंटर स्टाफ कहता है कि हाँ सर मैं आपकी बात सुन रही हूँ, या फिर मैं आपका बात सुन रहा हूँ, तो कहने का मतलब ये हो कि हाँ भाई मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, तुम्हारा प्रॉब्लम समझ रहा हूँ मैं। एंड जब एक बिजनेसमैन कहता है हाँ मुझे दिख रहा है तुम्हारे बारे में, मतलब वो भी समझ रहा है कि तुम्हें कितनी दिक्कत है। कहने का मतलब एक ही है, लोग एक ही बारे में बात कर रहे हैं, लोग यहाँ पे हमदर्दी ही दिखा रहे, लेकिन जो सेंटेंसेस है वो अलग अलग यूज़ करें। कहने का सेंस है इतना कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस पे, तो आपका जो सेंटेंस बोलने का तरीका होता है वो भी डिफरेंट हो जाता है। बट जो मतलब होता है भाई, मतलब तो आप एक ही बोल रहे हो ना, मतलब तो वही है आपके सेंटेंस बोलने का। ओके, जैसे कि आप किसी बिजनेस मीटिंग में हो तो वहाँ पे आप अपने बात को कुछ फॉर्मल स्टाइल में रखोगे, एंड अगर आप घर में हो तो भाई आप कितने इनफॉर्मल स्टाइल में रखोगे वो आपको ही पता है, आप एकदम आराम से बोलोगे। अगर आपको कुछ अपने भाई को बोलना है, कुछ बहन को बोलना है तो ओके। तो यहाँ पे स्टाइल का मतलब हम समझ गए। अब देखते हैं रजिस्टर एंड जार्गन, एक्रोनिम्स। ये क्या है? कई बार क्या होता है, कुछ सर्टन फील्ड्स में कुछ वर्ड्स जो होते हैं उसका अपना ही एक स्पेशल मीनिंग होता है, अपने मीनिंग से हट करके, जो उसका एक्चुअल में मतलब होता है उससे हट करके उसका कुछ और ही मतलब होता है किसी सर्टन फील्ड में, किसी सर्टन सर्कमस्टांसेस में, जिसको कि हम रजिस्टर बोलते हैं। और वैसे वर्ड्स को हम रजिस्टर्ड बोलते हैं। जैसे कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझे, इंस्ट्रूमेंट अगर आप बैंकिंग एरिया में देखिए तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट, डीडी जिसको बोलते हैं। एंड सेक्शन का मतलब होता है 100 नोट्स का बंडल। बट आप सेक्शन का मतलब अगर आप स्कूल में देखिए, किसी स्टडिंग एरिया में देखिए, तो भाई क्लास का सिलेक्शन, आप कौन से सेक्शन में जाना चाहते हो, कौन से क्लास के। ओके, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती है। एक सर्टन फील्ड में उसका मतलब भी अलग हो जाता है। अगर आप जार्गन को देखें, ठीक है, तो जार्गन क्या, एक सेट ऑफ वर्ड्स एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट पे, एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जो सेट ऑफ वर्ड्स हम यूज़ करते हैं अलग से उस चीज़ को समझाने के लिए या फिर उस चीज़ को समझने के लिए, तो उसको जार्गन बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट जार्गन होते हैं, जैसे कि मेडिकल जार्गन, लीगल जार्गन, स्पोर्ट्स जार्गन, ट्रेड जार्गन एंड पॉलिटिकल जार्गन। अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग अलग अलग तरीके से अपने वर्ड्स को यूज़ करते हैं समझाने के लिए। बहुत सारे मेडिकल टर्म ऐसे होते हैं जो हमें समझ नहीं आते क्योंकि हम वो चीज़ को पढ़ते ही नहीं। बहुत सारे पॉलिटिकल टर्म ऐसे होते हैं जो हमें समझ नहीं आते। बहुत सारे लीगल टर्म, ट्रेड टर्म, स्पोर्ट्स टर्म ऐसे होते हैं जो हमें समझ नहीं आते क्योंकि हम उस चीज़ के बारे में नहीं जान रहे, हम उस डिपार्टमेंट के बारे में नहीं समझ रहे, उस फील्ड, उस प्रोफेशन के बारे में नहीं समझ रहे। तो जो वैसे वर्ड्स होते हैं जो अलग होते हैं किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट प्रोफेशन के लिए होते हैं, वो वैसे जार्गन होते हैं। जैसे कि अगर आप देखो, एक स्टॉक मार्केट डेरिवेटिव, जो स्टॉक मार्केट का कैलकुलेशन होता है वो एक मैथमेटिकल डेरिवेशन से अलग होता है। हम मैथमेटिक्स में डेरिवेशन पढ़ते हैं ना क्लास 12 में, dy/dx, उससे बहुत अलग होता है एक स्टॉक मार्केट का डेरिवेटिव। ओके, उसी तरीके से आप सिली मीट ऑन एंड सिली मीट ऑफ पोजीशन के बारे में नहीं जान पाओगे जब तक आप क्रिकेट को नहीं जानोगे, क्योंकि ये दोनों जो पोजीशन है, एक फील्डिंग का पोजीशन है क्रिकेट में। अगर आप फुटबॉल प्लेयर हो, आपको क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं, आप कभी नहीं देखे, तो आप इस दोनों जो वर्ड्स हैं, जो पोजीशन है, उसका मतलब नहीं जान पाओगे। तो जार्गन अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग वर्ड्स होता है। नाउ एक्रोनिम्स क्या है? एक्रोनिम्स एक वर्ड होता है जो कि किसी डिस्क्रिप्टिव नेम के फर्स्ट लेटर से बना होता है। ठीक है, जैसे कि आप STD देख लो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या फिर सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग।
दो डिफरेंट डिस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट है या फिर डिस्ट्रक्टिव नेम है, बट हम इसका अगर इनिशियल वर्ड को ले ले, जैसे कि सेक्सुअली से एस, ट्रांसमिटेड से टी एंड डिजीज से डी, तो ये एक अलग एक्रोनिम बन गया जिसको हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टर्म में। एक्रोनिम बोल सकते हो आप चीज़ों को, बड़े बड़े डिस्क्रिप्टिव नेम को शॉर्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ओके जैसे कि और भी बहुत सारे एक्रोनिम है। आपका एसटीडी जो कि मैंने बता दिया, इसका एक मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड दूसरा सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। दूसरा क्या है? पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, पिन, पोस्टल इंडेक्स नंबर एंड जिप। पिन कोड को कई बार अमेरिका में, कई बार क्या, पिन कोड को अमेरिका में जिप कोड ही बोला जाता है। एंड जिप कोड, जिप का मतलब जोन इम्प्रूवमेंट प्लान, है ना। चीज़ें वही हैं, आपको जिप कोड ही देना पड़ता है। आप जहाँ पे जिप कोड दे रहे हो आप अपना पिन कोड डाल सकते हो, दोनों वही है, बट डिफरेंट डिफरेंट जगह में दोनों को अलग अलग बोला जाता है। नॉर्मली हम पिन कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पिन का पूरा नंबर है, पिन का पूरा डिस्ट्रक्टिव नेम है पोस्टल इंडेक्स नंबर, बट इसको शॉर्ट में एक्रोनिम में हम PIN यूज़ करते हैं, पिन। एंड सब लोग यही बोलते हैं कि आपने किसी को सुना है क्या ये बोलते हो, भाई तेरा पोस्टल इंडेक्स नंबर क्या, ये बता दे। या फिर आपने किसी अमेरिकन को ही सुना क्या, भाई तेरा जोन इम्प्रूवमेंट प्लान नंबर क्या है, वही बता दे, नहीं ना। तो हम नॉर्मली एक्रोनिम यूज़ करते हैं। उसी हिसाब से रडार, रडार भी पहले एक एक्रोनिम था, बट आजकल हम इसे एज अ वर्ड यूज़ करने लगे, इसे एक वर्ड का स्टेटस मिल गया है, बट इसका जो मतलब होता है वो है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रिंगिंग। ओके सॉरी, रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो गाइज हमने फर्स्ट कम्युनिकेशन बैरियर देख लिया जो कि था सिमेंटिक एंड लिंग्विस्टिक बैरियर। अब हम दूसरे पार्ट 5 में हम समझेंगे सोशल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर। तो गाइज अगर आपको चैनल वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो प्लीज गेट इन टच विद मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज।